प्रिय दोस्तों नमस्कार। इस एपिसोड के अंतर्गत हम लोग जेनेटिक्स, बायोलॉजी के जेनेटिक्स या आनुवांशिकता टॉपिक के अंतर्गत जो भी अभी तक यूपीएससी, सीएसई, सीएपीएफ, सीडीएस, अन्य पीसीएस एवं अन्य एक दिवसीय परीक्षा में जो भी प्रश्न इस टॉपिक से बन चुके हैं या जिन तथ्यों के आधार पे उस प्रश्न की बनने की संभावना होगी, हम सारे प्रश्नों को एकीकृत रूप में हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, आनुवांशिकता के जनक कौन है? आनुवांशिकता या जेनेटिक्स के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता या हेरिडिटी तथा जीवों की विविधताओं या वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता के अध्ययन में ग्रेगर जॉन मेंडल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आजकल आनुवांशिकी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिकाओं द्वारा ही हुआ है, इन्होंने बताया था मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक या आनुवांशिकी की इकाइयाँ क्या है? तो जेनेटिक्स की इकाइयाँ जो होगी वह जीन कहलाती है। जीन आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, यानी इसी में हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे हमारे बालों का रंग कैसा होगा, आँखों का रंग कैसा होगा, या हमें कौन सी बीमारियां हो सकती है, और यह जानकारी कोशिकाओं के केंद्र में मौजूद जिस तत्व में रहती है उसे ही हम डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो आनुवांशिकी का यूनिट जीन होता है, वह गुणसूत्रों में पाया जाता है। तो गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म रचनाएं या संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण कर उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, वह जीन कहलाती है। यह जीन को वंशाणु या पैतृक भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्या है? तो जीन यह डीएनए का एक भाग होता है। डीएनए की वो अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण कर उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन या वंशाणु या पैतृक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना, जो विटोरियो ग्लासमिला तथा हांसवान सादे और नॉर्वे के रवेल क्लेब के साथ मिलकर कृत्रिम उपायों से प्रयोगशाला में जीवन की इकाई जीन को बनाने में सफल हुए थे। प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण एक जटिल समस्या रही है, क्योंकि और इस समस्या के समाधान के लिए ये वैज्ञानिक अपना कार्य 1965 से ही कर रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन का एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? तो एक जीन का एक एंजाइम सिद्धांत जो दिया गया है वह बिडल और टैटम ने इसे दिया है। The one gene, one enzyme hypothesis is the ideal that gene act through the production of enzyme, with each gene responsible for producing a single enzyme that in affected a single step in metabolic pathway. The concept was proposed by George Bendel and Edward Tatum in an influence। नहीं चुप होगा ये लोग, बंद कराइए उसे, जाकर कंटिन्यू करते इसे। The concept was proposed by George Bendel and Edward Tatum and influenced 1941 paper on genetic mutation in the mold Neurospora crassa and subsequently
was developed the one gene one enzyme hypothesis by their collaborator Norman Horowitz। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनको व्यक्त किया जा सकता है, अब शांत हो गया, जिनको व्यक्त किया जा सकता है, तो जिनको आनुवंशिकता की इकाई के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, डीएनए का एक भाग के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, उपरिवर्तन की इकाई के रूप में भी किया जा सकता है। मतलब इस प्रकार से देखा जाए तो सभी रूपों में उक्त सभी की तरह से किया जा सकता है। तो जिन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, मतलब मैसेंजर का काम करती है, जिन या पैतृक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो जिनका वर्तमान नाम जो है वह जोहानसन ने दिया, जॉनसन। जिनका वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक जोहानसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या है? कोशिका या सेल में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। डीएनए एक जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। इसमें आनुवंशिक कूट निबद्ध रहता है। डीएनए अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह यानी हेलिक्स की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण हरिगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था, हमने इसे देखा है, ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। जेम्स डी वाटसन एक अमेरिकी जीवाणु वैज्ञानिक यानी बैक्टीरिया से संबंधित वैज्ञानिक है। वे डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए की बनावट पता करने के लिए जाने जाते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस ब्लिंकिस को 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो माता पिता से उनके गुण संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो ये गुणसूत्रों द्वारा स्थानांतरित होता है। गुणसूत्र पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म संरचनाएं होती है जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण कर उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, वह जीन या वंशाणु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो इसका मूल वजह है कि आनुवंशिक विभिन्नता के कारण, मतलब आनुवंशिक रूप से थोड़ा सा अंतर पाया जाता है और वातावरण का भी भिन्नता पाया जाता है, और इन दोनों के वजहों से क्या होता है कि एक माता पिता की सारी संतानें एक समान नहीं होती है। तो आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वह 23 जोड़ी होती है। मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में 46 या 46 गुणसूत्र होते हैं। वास्तव में यह द्विगुणित 2n स्थिति रहती है इनकी, और इन 46 गुणसूत्रों में से 23 पिता के शुक्राणु से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? तो पुरुष में पुरुषत्व के लिए जो गुणसूत्र पाया जाता है वह XY होता है, जबकि महिला की बात की जाए तो उसमें दोनों ही X पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अगर कोई नॉर्मल है तो उसमें हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाएंगे यानी 46,
और हम देखते हैं कि जब बात की जाए 45 हो 44 हो तो उसका मतलब उसमें समलैंगिक लक्षण पाए जा सकते हैं अगर 45 या 44 हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। तो मनुष्य में नर गुणसूत्र का जो मेल होता होता है वह एक्स वाई के फॉर्म में होता है। मनुष्य में नर गुणसूत्र एक्स वाई के फॉर्म में होता है, तभी जो बच्चा या शिशु होगा वह मेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है। तो पूछा गया है नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है। तो यह पिता के द्वारा किया जाता है, क्योंकि मदर जो होती है वह हमेशा गुणसूत्र एक्स के फॉर्म में ही देती है, लेकिन जो फादर होता है उसका जब एक्स वाई जाता है तो उसी का क्रॉस हो करके बच्चा जो पैदा होता है वह पुरुष होगा। और अगर मेल भी अगर एक्स ही स्पर्म डाल दिया तो पता चला कि जो बच्चा पैदा होगा वह फीमेल ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिता। औरत के पास केवल एक्स एक्स गुणसूत्र मौजूद होता है, जबकि आदमी के पास एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र मौजूद होते हैं। अगर आदमी का एक्स और औरत का एक्स गुणसूत्र मिल जाए तो लड़का पैदा होता है, और अगर महिला का एक्स और आदमी का वाई गुणसूत्र मिल जाए तो वहाँ लड़की पैदा होती। इसलिए प्राकृतिक रूप से लिंग निर्धारण में केवल आदमी या मेल की ही भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो हमने देखा कितनी होती है, 22 जोड़ी होती है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है, जबकि एक जो होता है वह निर्धारक होता है एक जोड़ी, और उसे मिलाकर हम 23 जोड़ी मानते हैं। तो ये दोनों का मेल फीमेल का दोनों का मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। तो मनुष्य में जब पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो बच्चा जो होगा वह मेल या पुरुष होगा। औरत के पास केवल एक्स एक्स गुणसूत्र मौजूद होता है, जबकि आदमी के पास एक्स वाई दोनों गुणसूत्र मौजूद होता है। अगर आदमी का एक्स और औरत का एक्स गुणसूत्र मिल जाए तो लड़की पैदा होती है, जबकि महिला का एक्स और आदमी का वाई गुणसूत्र मिल जाए तो लड़का पैदा होता है। इसके बावजूद अगर किसी महिला को मेल बच्चा नहीं होता है तो उसमें बताया जाता है कि हमारे समाज में कि लड़की का ही दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक लिंग संलग्न रोग है। तो लिंग से संबंधित कौन सा रोग है एक, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णांधता। वर्णांधता मतलब ये होता है क्या है, जेनेटिक्स वाला रोग है ये। मतलब अगर हमारे किसी पूर्वज को रहा है तो हमें भी हो सकता है, ऐसा रोग है। तो इसमें वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस आँखों का एक रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता। जैसा कि मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के सीईओ हैं उन्हें भी इस प्रकार का रोग है, जिससे उनकी रंगबोध की शक्ति का साधारण व्यक्तियों के रंगबोध की शक्ति से कम होती है। यह रोग जन्म से ही हो सकता है अथवा कतिपय रोगों के बाद उत्पन्न हो सकता है। ज़्यादातर मामलों में समस्या के लिए आनुवंशिक कारक ही जिम्मेदार होते हैं, जो कि जन्म के साथ ही दिखने लगते हैं। रंगों को पहचानने के लिए 3 कोण के प्रकार होते हैं, लाल, हरा और नीला। तो लाल, हरा, नीला द्वारा क्या किया जाता है, रंगों की पहचान की जाती है। अगर जन्म के समय इन तीनों में किसी एक प्रकार के कोण की कमी हो गई हो तो रंगों को पहचानने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल हरी वर्णांधता होने का कारण क्या है। तो लाल हरा जो वर्णांधता होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, उसका कारण होता है कि एक्स गुणसूत्रों की वंशागति होती है। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में लाल हरी वर्णांधता की आवृत्ति कई बार अधिक होती है, क्योंकि पुरुषों में केवल एक्स गुणसूत्र ही होता है। पुरुषों में केवल, यहाँ पे गलत लिखा गया, सॉरी, महिलाओं की तुलना में लाल हरी वर्णांधता की आवृत्ति कई बार अधिक होती है, क्योंकि पुरुषों में केवल
एक्स गुणसूत्री होता है, अतः एकमात्र गुणसूत्र पर वर्णांधता के एलील होने के कारण ये वर्णांध होते हैं। अतः वर्णांधता के लिए पुरुष अधिक सहिष्णु होते हैं और महिलाएं प्रायः वाहक होती है। मतलब ये जो होता है आनुवांशिक तौर पे आता है, ये क्या होता है कि अगर किसी मेल को है तो उससे उसके बच्चे फीमेल में जाएगा और फिर फीमेल से अगले मेल में चला जाएगा, अगला जो उसका बच्चा होगा उसमें चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया में क्या होता है। तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है और हीमोफीलिया भी एक प्रकार का जेनेटिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित हो सकती है क्योंकि रक्त का बहना जल्दी नहीं बंद होता। विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है जैसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस फैक्टर की विशेषता से यह होती है कि यह बहते हुए रक्त के थक्के जमाकर उसे बहने से रोकता है। इसे विटामिन के इसे के कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है किस रूप में। तो मनुष्य में लाल हरा वर्णांधता को प्रोटोनोपिया के रूप में और ड्यूटेरानोपिया दोनों के रूप में जाना जाता है। मनुष्य में जो लाल हरी वर्णांधता है उसे प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरानोपिया के रूप में दोनों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा। तो यहाँ पे तो दोनों में की गई है बात कि एक अगर वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो, लेकिन एक तो वर्णांध है तो वहाँ पे बच्चा जो होगा वह भी आधा वर्णांध पुत्र पैदा होगा, मतलब उसे भी कलर ब्लाइंडनेस होगी, बहुत कलर को वह पहचान नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में छात्रों के वर्णांध होने की संभावना है। तो एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में छात्रों के वर्णांध होने की संभावना 0% होती है। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना 0 होती है, मतलब नॉर्मल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक का उपयोग करके आपराधिक मामलों में गुत्थियों सुलझाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही मातृत्व पितृत्व या फिर व्यक्तिगत पहचान को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। वर्तमान में पहचान ढूंढने के तरीकों में अंगुल छापन या फिंगर प्रिंटिंग सबसे बेहतर तकनीक मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द किसने बनाया था। तो हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि जीन शब्द W.L. जॉनसन ने बनाया था। जीन या डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं में अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवांशिकता के बुनियादी और कार्यक्षमता के घटक होते हैं। यह यूनानी भाषा के शब्द जीनस से बना होता है। जीन शब्द जोहानसन ने 1909 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, कैसा देगा, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है। तो अगर लाल रंग से अगर उसे लाल पूरा कम दिखाई दे तो पता चले उसे लाल रंग कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। तो जिसे कलर ब्लाइंडनेस होगी उसे लाल रंग कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देगा। जिन व्यक्तियों को लाल तथा हरे रंगों का बोध नहीं होता उन्हें लाल एवं हरा वर्णांध तथा पीले एवं नीले रंगों का बोध न होने पर भी पीला एवं नीला वर्णांध आदि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो एक वर्णांध पुरुष अगर एक सामान्य महिला से शादी करता है तो
वर्णांतता के लक्षण में हम देखते हैं कि पुत्रियों के पुत्रों में क्या होगा कि उसके पुत्रियों के पुत्रों में यह आनुवंशिक रोग चला जाएगा। एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से शादी करता है तो वर्णांतता के लक्षण पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? तो इसमें होमोफिलिया जो होती है वह आनुवंशिक रोग है। होमोफिलिया आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है क्योंकि रक्त का बहना जल्द बंद नहीं होता और विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है, विटामिन के की, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है और क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस फैक्टर की विशेषता यह है कि यह बहते हुए रक्त के थक्के जमा कर उसको बहने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए उंगली छाप तकनीक का उपयोग किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है? तो इसका हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि विवादित जनकता या किसी का बच्चा हो गया हो कहीं तो उसका पहचान कैसे किया जाता है? तो डीएनए से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, यानी उंगली का छाप लेकर वगैरह वगैरह बहुत तरीके से किया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके आपराधिक मामलों की गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी अपराधी ने कहीं पे कोई हथियार से किसी का मर्डर किया है तो पता चला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए ही उस अपराधी की पहचान हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में होते हैं तो गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसके पहचान के लिए किया जाता है? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, ये सारे जो ऑप्शन हमें बताए गए हैं ये सारे का उपयोग उसमें से किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन है? तो फिर से हो गया उसका चालू। तो जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा आनुवांशिकता और विचरण का इसमें अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स का संबंध आनुवांशिकता व विचरण से है। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों के कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकता कहते हैं या जेनेटिक्स कहते हैं। इसकी जानकारी सर्वप्रथम मेंडल ने दी थी और इसी कारण मेंडल को आनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है। सन 1953 में जेडी वाटसन एवं क्रीक ने डीएनए के द्विकुंडलित या हेलिक्स संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया था और प्रारंभिक में निम्न कोटि के जीवों में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। जैव विकास के 3 सिद्धांत हैं, कौन कौन? तो पहला है लावा कर्व, दूसरा है डार्विनवाद और तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से होता है, जीन के मिश्रण से भी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं उपयुक्त सभी के आधार पे होता है। तो इस एपिसोड को हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर चुके हैं और इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस एपिसोड को शेयर करें। धन्यवाद।